हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओएसिस एडुजोन। तो आज 14 जुलाई 2025 हम ये सारे न्यूज़पेपर टॉपिक्स कवर करेंगे। आज बहुत सारे न्यूज़ फैक्ट्स वाइज तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बस फैक्ट उठाया क्योंकि न्यूज़ एज सच ठीक है, जितनी ज़रूरी होती है एग्जाम के लिए जानना, मैंने वो आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर आज असम ट्रिब्यून में बहुत रिपीटेटिव थे, तो आपको लगेगा न्यूज़ कम है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो रिपीटेटिव है, नो न्यू फैक्ट्स तो मैंने आपको नहीं दिया यहाँ पे। ब्रह्मोस के बारे में भी हमने ऑलरेडी, देखो कुछ न्यूज़ होता है रिपीट होते रहता है, तो वो सारे न्यूज़। फिर साहित्य सभा, उसके ऊपर भी एक टॉपिक था असम ट्रिब्यून में, आप देख लेना जाके। ये सारी चीज़ें हमने कवर किया हुआ है ऑलरेडी। और भी दो तीन ऐसे टॉपिक्स थे जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, जैसे कि अल्फा के बारे में भी टॉपिक था, तो वो हमने एग्जाम परस्पेक्टिव से जितनी ज़रूरत होती है हमने वो लास्ट वीक ही देख लिया, तो वो सारी रिपीट हमें करना नहीं है। जो नए फैक्ट्स है, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, पीआईवी वगैरह, जो भी आज के दिन के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने वो आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। जो हमारा पहला न्यूज़ है वो ये है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने नॉमिनेट किया 4 राज्यसभा मेंबर्स को। कौन कौन है, थोड़ा सा नाम जान लो। फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन सिंगला, देन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द 2611 मुंबई टेरर अटैक केस उज्जवल निकम, केरला के बीजेपी लीडर सी सदानंदन मास्टर, एंड दिल्ली बेस्ड हिस्टोरियन मीनाक्षी जैन टू द राज्यसभा। तो ये तो हो गई न्यूज़। नाम इसलिए याद क्योंकि दूसरी अगर गवर्नमेंट एग्जाम होती है, कभी पूछा जा सकता है कि फॉर्मर कौन से फॉरेन सेक्रेटरी है जो अभी हाल फिलहाल में राज्यसभा में नॉमिनेशन उनका हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो पता होनी चाहिए हमें, तो इसलिए मैंने ये न्यूज़ दिया है ताकि हल्का आपको आइडिया होना चाहिए, आए तो मार्क कर सको, ठीक है। बाकी यूपीएससी एपीएससी जो भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये अगेन स्टैटिक है, इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ पे लिखा नहीं, वन लाइनर दिया, क्योंकि स्टैटिक का काम क्या है, वो है आपका, ताकि आप ये टॉपिक देखो एंड जाके आज ही, अभी अभी तो चलो आज थोड़ा अपलोड करने में लेट हो गया है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन आज अभी अगर कल देख रहे हो तो जब भी आप ये देख रहे हो राज्यसभा वाला चैप्टर निकालो। लक्ष्मीकांत की सबसे बड़ी चैप्टर पार्लियामेंट वाली है ना, इट्स नियर अबाउट 21 to 30 पेजेस, ठीक है। तो उसमें राज्यसभा वाली चैप्टर निकालो, राज्यसभा टॉपिक निकालने के बाद जितनी भी, मैंने तो ये दी वन लाइनर आपको दी है, वहां पे जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आप रीड करो, ठीक है। यहाँ से कुछ मैं आपको सही में बोल दे रही हूँ, यहाँ से कुछ नए इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है। बस नॉमिनेशंस के वहां पे आप चाहे तो ये लिख सकते हो, पेंसिल से लिखना, ताकि आप बाद में उसे इरेज कर पाओ, ठीक है। तो नाम लिख लेना, बाकी ये सारे उसी के पार्ट है, स्टैटिक। देन कौन सा शेड्यूल के अंदर आता है, कौन सा शेड्यूल ये डील करता है कि एलोकेशन ऑफ सीट राज्यसभा में कितनी जानी चाहिए स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, फोर्थ शेड्यूल, ठीक है। देन मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा कितनी होती है, 250, जिसमें से 238 क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। इलेक्टेड कैसे होते हैं, इनडायरेक्टली। ये सारी चीजें याद करनी पड़ती है, इसलिए मैं अभी, आप लक्ष्मीकांत खोल के ये सारा हाईलाइट करो, यही सारी चीज एग्जाम में गलत होता है, डायरेक्टली आ जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इनडायरेक्टली था या डायरेक्टली था, ठीक है। देन 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, नहीं प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये फैक्ट जरूरी है, ओके। देन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर टू राज्यसभा फ्रॉम पीपल, किन किन लोगों को कर सकते हो, स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन फॉर्म ऑफ आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, सोशल सर्विस में। फिजिक्स आ जाएगा, कुछ आ जाएगा तो ठीक है, साइंस के अंडर ही आता है, बट एकदम ही ऊट पटांग सा कुछ आ गया तो याद रखना, ये 4 मेन आप याद रखना, ठीक है। ऐसे पहले पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आ चुके हैं, ये ही 4 चीजों में यूपीएससी घुमा फिरा के कुछ और सब्जेक्ट यहाँ पे लिख गया हुआ था, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी आ जाएगा या कुछ एस्ट्रोलॉजी आ जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा की पावर प्रिविलेजेस क्या होती है, जो बाकी इलेक्टेड एमपीज होते हैं ना राज्यसभा के, उनके और नॉमिनेटेड मेंबर्स के जो पावर एंड प्रिविलेजेस सेम होते हैं, वो सारे पावर एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं, एंड वो जो प्रोसीडिंग्स होती है हाउस में, वहां पे भी वो अपना पार्ट ले सकते हैं, नॉर्मल जैसा लेते हैं बाकी मेंबर्स वैसे ले सकते हैं। लेकिन बेसिक डिफरेंस इज, नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन दे डू हैव राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट में नहीं एंड वाइस प्रेसिडेंट में हाँ, ओके। और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, अभी जाके लक्ष्मीकांत निकालो, वो पढ़ो, अभी जो पढ़ोगे ना उससे ज्यादा कभी भी याद नहीं रहेगा,
ठीक है, क्योंकि देखो पार्लियामेंट चैप्टर जब पढ़ते हो ना बोर हो जाते हो यार, 21 पेजेस पढ़ते पढ़ते सबसे बोर तो यही चैप्टर करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी यही चैप्टर है। तो उसे थोड़े से टुकड़े टुकड़े में पढ़ो, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ोगे तो धीरे धीरे एंजॉय करके पढ़ पाओगे। हम बोलते हैं ना कि पढ़ाई करते वक्त एंजॉय करके पढ़ो, ऐसा नहीं कि नाच के पढ़ना होता है, ऐसे ही पढ़ना होता है, ठीक है, वहां से निकालो। ठीक है, बड़े चीजों को छोटे छोटे करके एंजॉय करते हुए पढ़ो। तो अभी मैंने ये बोल दिया, ये टॉपिक निकालो, ये टॉपिक आज के आज ही खत्म कर लो, हो गया आपका पार्लियामेंट का एक हिस्सा खत्म। बाकी 6 हिस्सा धीरे धीरे कर लेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है वो ये है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पुश देने वाले हैं, कहा पावर सप्लाई में, तो मीन्स मल्टीपल इंडियन स्टेट हैव लॉन्च्ड लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स इन पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज के लिए? ताकि डिमांड को हम मीट कर सके एंड सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन भी हम कर सके। ठीक है, एंड इस चीज के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिफॉर्म्स लानी होगी, स्टोरेज सिस्टम लानी होगी, इसलिए पावर मिनिस्टर ने इन सब के रोल के बारे में भी एम्फोसाइज किया। तब तो ये हो गया न्यूज। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का मतलब क्या होता है, एग्जाम में आ जाता है तो प्रीलिम्स में, इट्स एन इनिशिएटिव टू बिल्ड अ डेडिकेटेड ट्रांसमिशन नेटवर्क फॉर इवैक्यूएटिंग मतलब ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज टू कंजम्पशन सेंटर अक्रॉस स्टेट। जहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जैसे सोलर या विंड से, वो सेंटर तक अक्रॉस बाकी स्टेट्स तक पहुंचा सके। वो ट्रांसपोर्टिंग हम किस तरीके से करते हैं, एक डेडिकेटेड ट्रांसमिशन नेटवर्क के थ्रू, उसी को ही हम कहते हैं ग्रीन एनर्जी नेटवर्क, सॉरी कॉरिडोर। ठीक है, तो ऐसा क्यों ट्रांसपोर्ट करने की क्या जरूरत? आप बोल सकते हो मैम आपके यहाँ पे आपको पावर चाहिए तो आप यहाँ पे बिठा लो, ऐसा नहीं होता। रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादातर रिमोट एरियाज में बहुत हमारी खाली जगह भी मिलती है, ठीक है, तो वहाँ पे जनरेट की जाती है, जैसे डेजर्ट हो गया, कोस्टल रीजन्स हो गया, जो सिटीज इंडस्ट्रीज से दूर होता है, राइट। तो नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन भी देखो, कभी कभी जो नॉर्मल हमारे यहाँ पे सिटी में जो ट्रांसमिशन वो कंजेस्टेड होते हैं एंड उस तरीके से डिजाइन किए हुए नहीं है जिससे वो सोलर एंड विंड की वेरिएबल एनर्जी को सह पाए। ठीक है, सोलर कभी बारिश धूप, कभी अभी हवा चल रही है नहीं चल रही है, तो बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है ना, ऐसा नहीं कि ठीक है धूप कांस्टेंट तो नहीं है। तो हेंस ए डेडिकेटेड कॉरिडोर, जब एक ऐसा कॉरिडोर रहता है वो इंश्योर करता है स्टेबल एंड रिन्यूएबल फ्लो ऑफ ग्रीन पावर, रिड्यूस ट्रांसमिशन लॉसेस, ग्रिड स्टेबिलिटी। कि हाँ मतलब मेन जगह पे वो कुछ डिस्टरबेंस नहीं हो रहा, कहीं पे यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं वहां से हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो जब भी चाहिए एक स्टेबल वे से ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है। यहाँ पे ही बनाने चक्कर यहाँ पे लग गए तो यहाँ पे बहुत सारी डिस्टरबेंस आएगी, और डिजाइन वैसे है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है इस चीज में, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। तो ये समझ आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्यों होता है ऐसा। मान लो आपको इंटरव्यू में ही पूछ लेंगे ऐसा कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जरूरत क्या है, जहाँ पे सेंटर है स्टेट्स है वहां पे भी तो कर सकते हो, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक, देन रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, ये न्यूज में है तो वी शुड नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स फैक्टर। ठीक है, आरडीएसएस इन न्यूज आ जाएगा, क्या है वो? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर इम्प्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड फिनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ डिस्कॉम्स थ्रू स्मार्ट मीटरिंग एंड लॉस रिडक्शन। स्मार्ट मीटरिंग, अभी घर घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ जाता है ना, तो वो सब करके हम रिडक्शन को लॉस कर सके, चोरी थोड़ी सी कम हो इलेक्ट्रिसिटी की, एफिशिएंसी और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी जो डिस्कम्स रहते हैं उनकी हम बढ़ा सके, स्टेट में जो भी पावर जनरेटिंग जो भी है डिस्कम्स होते हैं, है ना। तो असम में कौन सा है बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो उसी को ही हम कहते हैं कौन सा, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। लेकिन ये एनर्जी ग्रीन कॉरिडोर ये आरडीएसएस से सेपरेट है, ये दोनों एक ही चीज नहीं है। ठीक है, बट कंप्लीमेंट करते हैं ऑब्वियसली, ये चीज अच्छा है इसके लिए कुछ ये कर रहा है तो ऑब्वियसली दोनों कंप्लीमेंट करेंगे ना। देन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या होता है, दैट स्टोर रिन्यूएबल एनर्जी फॉर लेटर यूज। हो सकता है ना अभी जरूरी नहीं है, बाद में चाहिए होगा इमरजेंसी में, तो स्टोर करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए, उसे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS, ताकि ग्रिड स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, एंड इसकी टारगेट बाय 2030 कितनी है, 336 गीगावाट पर आवर। और इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स, इट्स इन न्यूज, ये क्या है? आपको लगेगा कुछ डील है, क्या है? फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ है? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अभी हमने कहा था ना कि ये सारी चीज लाने के लिए आपको स्टोरेज सिस्टम एंड मार्केट रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा, तो वैसे ही याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स दे आर द कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाई एंड सेल इलेक्ट्रिसिटी एट फ्यूचर डेट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो आप ये याद रखना कि ये कुछ बॉन्ड पेपर तरीके के कॉन्ट्रैक्ट कुछ होते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं फ्यूचर डेट में। तो इट विल प्रमोट मार्केट बेस्ड प्राइसिंग एंड रिस्क हेजिंग, तो रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो ये थोड़ा सा टर्म याद रखना, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है,
थोड़ा बस बेसिक आइडिया होना चाहिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यही देखते हैं पावर सेक्टर प्लानिंग एंड ग्रिड मैनेजमेंट। अब ये तो पढ़ रहे थे ना, ग्रिड मैनेजमेंट पावर सेक्टर प्लानिंग करता कौन है, देखता कौन है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, 476 गीगावाट जून 2025 तक। अभी जितना रिसेंट नॉन फ्यूसल फ्यूल शेयर 49%। इसी बेस में एमसीक्यू है, जरूर से सॉल्व करना। देन हमारा नेक्स्ट न्यूज जो है वो है मणिपुर प्लान नागा की जो ब्रीडिंग टू मीट मार्केट टू मीट मार्केट डिमांड। ठीक है, तो ये है कि देखो, ये पहले चीज तो ये है क्या, इट्स बोल सकते हो कि टाइप ऑफ फिश। ठीक है, इतना ही याद रखो। ये नेटिव लोच अगर समझ नहीं आया तो इट्स अ टाइप ऑफ फिश, जहाँ पे ये जो रहता है ना, ये अभी डिस्टिंक्ट हो रहा है, मीन्स यहाँ पे कुछ और स्पीशीज आ गया तो इसकी पॉपुलेशन बहुत हद तक कम हो गई है। ठीक है, तो इनकी इसलिए कैप्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं जो फिशरीज डिपार्टमेंट है, ताकि उनकी जो डिक्लाइन जो हो रही है पॉपुलेशंस ड्यू टू इन्वेसिव स्पीशीज के बारे में हमने पहले पढ़ा है, रिवाइज करो नोट्स निकाल के। ठीक है, पोल्यूशन ओवर फिशिंग के कारण जो इनकी पॉपुलेशन में डिक्लिनेशन आ रही है, डिक्लाइन हो रही है, तो वही रिवाइव करने के लिए कैप्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग क्या है हम अभी समझेंगे। ठीक है, बाकी पेंगबा एंड नागाटोन ये थोड़ा याद रखना। ठीक है, कि ये सारे आ गए स्पीशीज, कभी स्पीशीज का नाम दे देते कि ये है क्या, बर्ड है, चिड़िया है, फिश है, फिर क्या जानवर है, कुछ ऐसा आ जाता है। यूपीएससी में पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो इट्स अ वेराइटी ऑफ फिश, इतना ही याद रखना। तो देखो, ये सारे रिवाइवल हम करके क्या करते हैं कि ब्लू रेवोल्यूशन को हम प्रमोट करते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, ये भी पहले पीवाईक्यू में आ चुका है। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, इट्स अ नेशन वाइड इनिशिएटिव टू बूस्ट फिश प्रोडक्शन ऑन थ्रू एक्वाकल्चर हैचरीज एंड साइंटिफिक इंटरवेंशन। तो याद रखना फिश ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक, अभी जो हमने देखा कैप्टिव ब्रीडिंग करेंगे। कैप्टिव ब्रीडिंग होता क्या है कि कंट्रोल इन्वायरमेंट में पॉपुलेशन इनकी जो होती है ना, उनकी कंजर्वेशन मीन्स देख रेख करना अच्छे से, मतलब इनकी ब्रीडिंग करना ताकि इनकी पॉपुलेशन बढ़े। ठीक है, इनकी जो भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी हो जाए या जो भी। ठीक है, बर्थ कंट्रोल। अब बाहर में होंगे, यहाँ पे इन्वेसिव स्पाइसेस है, जन्म लेते ही मार देंगे या खा जाएंगे ये सारे स्पीशीज। तो इनको एक प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एनिमल इन कंट्रोल इन्वायरमेंट, जैसे कि जू हो गया, वाइल्ड लाइफ रिजर्व हो गया, कंजर्वेशन फैसिलिटीज हो गया, यहाँ पे इनको ब्रीडिंग किया जाता है टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन एंड री इंट्रोड्यूसिंग, बाद में उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है वाइल्ड में। ठीक है, तो मणिपुर की ये जो एफर्ट है, ये इट्स टूवर्ड सक्सेसफुल कैप्टिव ब्रीडिंग एंड प्रमोट कंजर्वेशन। तो ओवरऑल ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करता है। क्यों, ये प्रोटेक्ट कर रहा है ना एंडेमिक स्पीशीज को ब्रीडिंग पॉलिसीज यूज करके। तो ओवरऑल ये इकोलॉजिकल बैलेंस करेगा, कल्चरल टाइज है। ठीक है, तो ये सारी इन्वेसिव स्पीशीज मैनेजमेंट जो होती है, मतलब क्या होता है, जो ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि इन्वेसिव स्पीशीज होती क्या है। तो ये लोग एलियन फिशेस होते हैं, जैसे कार्प, तिलापिया, ये सारी बाहर से आए हुए मान लो, तो आपके घर में आके आपको ही मार देते हैं। तो इसलिए आपको कहीं आपका घर है, यहाँ पे इन्होंने अपना बना लिया संसार, तो आपको ही उखाड़ के फेंक दिया। अब क्या कर रहे हैं फिशरी डिपार्टमेंट, आपको उठा के लेके एक अच्छे से प्रोटेक्टेड एरियाज में, चाहे वो जू हो या वाइल्ड लाइफ रिजर्व हो, यहाँ पे आपको देख रेख करके आपकी ब्रीडिंग करती है, आपकी पॉपुलेशन आप इंक्रीज करती है, फिर आपको इनके बीच छोड़ देते हैं ताकि आप भी मतलब बड़ा बड़ी का मुकाबला हो, है कि नहीं। तो इसी तरीके से याद रखना, थोड़ी स्टोरी टेलिंग बेसिक चीज यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ये वैरायटी पूछ लेगा कि ये है क्या, जानवर है, चिड़िया है, फिश है, क्या है। वैसे तो देखो, ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मणिपुर प्रोड्यूसर्स 32 मिलियन टन फिश एनुअली, लेकिन रिक्वायरमेंट होती है 52 मिलियन टन, तो इसलिए कुछ हद तक इम्पोर्ट भी करता है मणिपुर। तो अभी अगर ये सब एक्वाकल्चर हम करेंगे, क्योंकि मणिपुर की ना एक्वाकल्चर की जो पोटेंशियल है वो 56,000 अराउंड है, लेकिन अभी ये 18,000 अराउंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल तो है। तो अगर हम इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे तो फिर इंपोर्ट करना कम पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि इट इज वन ऑफ द 7 एंडेंजर्ड इंडिजिनियस फिश स्पीशीज। ठीक है, तो बस प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखना। ऑल्सो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ आपको, पर्सनैलिटी इन न्यूज का आप एक ए4 शीट बनाओगे, स्पीशीज और जो भी मैं कुछ एनिमल या जो भी कुछ भी वाइल्ड लाइफ रहता है ना, आईयूसीएन स्टेटस वगैरह,
उसका एक वो शीट बनाओगे, क्योंकि ये सारे आपके, और एवर्ट्स का भी बना लेना फॉर स्टेट पीसीएस एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम। ये सारे ना, ये तीनों ए फोर साइज पेपर में बनाना, क्योंकि ये कोई स्टैटिक का पार्ट तो है नहीं, ये प्योर करंट अफेयर्स है। बाकी तो आप स्टैटिक के किताब में भी लिख सकते हो उनने फैक्ट्स, ठीक है। देन ये हमारा नेक्स्ट न्यूज जो है कि 47 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने इंडियाज ऑफिशियल नॉमिनेशन द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप इज एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ठीक, तो ये हम देख लेते हैं, ये दिस मेक्स इंडियाज 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पहले कौन हुआ था 2024 में, कौन सा साइट हुआ था जो गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दैट इज मोइदम्स और चराइदियो, असम, है ना। तो अभी ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया है क्या, इसके अंदर 12 मेजर पोर्ट्स है जो महाराष्ट्र में ही है सारे, लेकिन एक इसमें से तमिलनाडु में है, तो ये याद रखना। ऑल ऑल आर इन महाराष्ट्र ऐसा कुछ आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड ये बिल्ड एंड एक्सपांडेड बिटवीन 17th एंड अर्ली 19th सेंचुरी। तो ये ज़्यादातर लोकेटेड कोस्टल एंड हिली एरियाज में है, ताकि ये स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम का काम करता था पहले। मराठा मिलिट्री पावर के लिए ट्रेड में सपोर्ट करता था, टेरिटोरियल कंट्रोल करता था, ठीक है। तब ये थोड़ा नाम याद रख लेना, थोड़ा आइडिया होना चाहिए, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाए, इसमें से एक ही पूछ लेंगे तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र में या राजस्थान, ठीक है। तो जो हमने देखा है कि 12 मेजर फोर्ट, उसमें 11 क्या क्या है, सलहेर, शिवनेरी, लोहगार, कंदेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदर्ग, पन्हाला, विजयदर्ग, सिंधुदर्ग। और जो तमिलनाडु में एक है वो कौन सा है, जिंजी फोर्ट, ठीक। तो इसमें से ना देखो 12 है ना, 12 में से 8 फोर्ट जो है वो है प्रोटेक्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और बाकी 4 जो है वो अंडर डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। एएसआई के द्वारा 8 है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा 4 है। तो वो 4 कौन सा है, थोड़ा सा आप याद प्लीज रख लेना, क्योंकि एग्जाम में यही से घुमा फिरा के दे देंगे। तो ये जब आप नोट्स में लिख रहे होंगे ना, तो थोड़ा हाईलाइट, कोई 4 जो ये 4 है ना, इनको थोड़ा हाईलाइट अलग कलर से कर देना, ताकि आपको एग्जाम में याद आ जाए, वही पिक्टोग्राफिक मेमोरी, ठीक। एंड यूनेस्को थ्रू द 1972 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ये क्या करता है, हेल्प कंट्रीज टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट। एंड इंडिया ने यही कन्वेंशन ज्वाइन किया था 1977, एंड टोटल 196 कंट्रीज ने अब तक रेटिफाई किया है, दैट इज द 1972 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। तो ये बस थोड़ा आइडिया के लिए याद रखो, उतनी रट्टा मारने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो बाकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इट्स अ पार्ट ऑफ, अगेन स्टैटिक तो हो गया, बहुत सारा है जो अभी करंट में है, वो ही लिस्ट में जाके एनवायरनमेंट की किताब या बुकलेट जो भी आप फॉलो कर रहे हो, वहाँ पे जो लिस्ट है वहाँ पे जाके ये चीज़ आप क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। अब ये बोलोगे ये एग्जाम में आ जाएगा, तो बोलोगे मैडम 1 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछ रहे, नहीं ना, इस बार भी हुआ ना। तो अगर इस बार भी हेरिटेज साइट पूछा है तो आपको खुद पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम कौन सा था, ठीक है। कुछ भी चीज़ अगर दुनिया में होती है, हमें उसकी पहले की फेज एंड उसकी बाद की फेज के बारे में जानना होता है, तो इट्स योर वर्क, ऐसा नहीं कि 1 साल पहले का आया, लिंक्ड है ना, तो वैसा ही, ठीक। देन हमारा नेक्स्ट जो न्यूज़ है, सॉरी ये वाला नहीं है, ठीक है, ये हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी। तो आज का जो न्यूज़ है, जरावा ट्राइब्स न्यूज़ में था, तो ये क्या है, आर वन ऑफ द इंडिजिनियस ट्राइब ऑफ अंडमान आइलैंड, known for their semi-nomadic lifestyle, reliance on forest resources, deep connection to natural environment. फॉरेस्ट पे अभी भी वो रिलाई करते हैं, एंड दे आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्राइब, एंड वो हंटर गैदरर्स ही मोस्टली है। हंटर गैदरर से याद आ रहा है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद वाले चैप्टर्स वगैरह वगैरह, है ना। लिविंग इन नोमैटिक बैंड्स ऑफ 40 to 50 इंडिविजुअल्स। तो इनका फर्स्ट जो फ्रेंडली कांटेक्ट हुआ था, द फर्स्ट सिग्निफिकेंटली फ्रेंडली कांटेक्ट विद जरावाज ऑक्योर्ड इन 1996, जो एक टर्निंग पॉइंट था कि उनकी आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्शन हुई। दिस इवेंट वाज इनिशिएटेड व्हेन एनमी, a 21-old Jarawa tribesman, suffered a serious fracture in his left ankle। तो ये फैक्ट तो चलो ठीक है, लेकिन जरावा ट्राइब पहले न्यूज में पीवाईक्यूज में आ चुका है, तो आपको ये याद रखना अंडमान आइलैंड्स है, ठीक है। जैसे खासी ट्राइब आ गया कौन से स्टेट का, तो ऐसे ही ये सारे आ जाते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन न्यूज में है, क्यों है, क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने अपॉइंट किया है अभिजीत सेठ को एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द
नेशनल मेडिकल कमीशन, रिप्लेसिंग सुरेश गंगाधर, क्योंकि उनके हेल्थ कंडीशन के लिए उनको हटाकर अभी ये हमारे नेक्स्ट न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। तो ये न्यूज़ में है, तो हमें जानना होगा थोड़ा बहुत कि ये है क्या। तो इट हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नोन एज नेशनल कमीशन, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। एंड इस एक्ट ने, दैट इज द नेशनल मेडिकल कमीशन ने रिप्लेस किया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटरी बॉडी हुआ करती थी फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस इन इंडिया सिंस 1934। द हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। Committed to upholding high standard in healthcare education, delivery of quality medical education and training across the nation। ये बेसिक कॉमन सेंस है, यही तो करेंगे ना, इनका काम है। 33 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, जिसमें चेयरपर्सन जो है मेडिकल प्रोफेशनल होना ही है, ठीक है। 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा एंड 22 पार्ट टाइम मेंबर्स। तो थोड़ा सा ये इनकी जो मेंबर्स है थोड़ा याद रखना, कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रीलिम्स में, ऐसे आए हुए हैं मेंबर्स के ऊपर, ठीक है। आरबीआई के तो आते ही है ऐसे टाइप के, ठीक है। देन जो आज हमारा नेक्स्ट फैक्ट्स है न्यूज में, वो ये है, एक ये फैक्ट है कि फास्ट ट्रैक ट्रेड अथॉरिटी, ये क्या है? ये यूएस की एक मैकेनिज्म है जिसमें प्रेसिडेंशियल निगोशिएटेड डील्स टू गो थ्रू कांग्रेस विदाउट अमेंडमेंट्स। मींस प्रेसिडेंट ने अगर कह दिया कि ये एग्रीमेंट ऐसी होगी, ये डील ऐसी होगी, फिर कांग्रेस के पास जाता है तो कोई अमेंडमेंट नहीं होता। लेकिन यही जो प्रोसेस है ना, ये लैप्स हो गई 2021 से, ठीक। अब क्या है कि अभी प्रेसिडेंट ने मान लो एक एग्रीमेंट बना लिया, यूएस के साथ इंडिया ने डील कर लिया, लेकिन कांग्रेस अगर चाहे, उनके पार्लियामेंट अगर चाहे तो लेजिस्लेटिव चेंजेस भी ला सकती है। इसलिए आज न्यूज में था कि यूएस एंड इंडिया की जो ट्रेड है वो एग्रीमेंट एकदम से मत करो, थोड़ा समझ के शांति से ठंड रखो, फिर उसके बाद धीरे धीरे करो, सब कुछ देख के, रिपरकेशंस देख के। तो वो सब तो चलो न्यूज चलता रहेगा। बस ये वाली फैक्ट, ये वाली टर्म अगर एग्जाम में आए, फास्ट ट्रैक ट्रेड अथॉरिटी, तो कौन से कंट्री की मैकेनिज्म? यूएस की है, ध्यान रखना। पहले ये होता था कि अमेंडमेंट नहीं करे, लेकिन ये 2021 में ये नहीं रहा, लैप्स हो गया, ठीक है। अभी लेजिस्लेटिव चेंजेस ला सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ट्रेड लाना मुश्किल। मीन सभी एग्रीमेंट कर दिया, प्रेसिडेंट ने कहा कि हाँ ऐसे डील करेंगे, फिर बाद में हो सकता है कि लेजिस्लेटिव चेंजेस लाए, वो पोस्ट निगोशिएशन, ठीक। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी क्या है? इट्स अ डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी वेयर फर्म्स शिफ्ट प्रोडक्शन हब फ्रॉम चाइना टू अल्टरनेटिव साइट। कि कुछ एक फर्म है, मान लो मोबाइल फोन प्रोडक्शन जो भी, वो अपना हब्स कुछ चाइना से अल्टरनेटिव साइड इंडिया वियतनाम वहाँ पे भी खोलता है। तो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी उसे ही हम कहते हैं। फिर रक्षासिनी पहाड़, वंस इन प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट, ये वन से प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट नियर कहाँ पे है? ये जगह याद रखना, ग्वालपाड़ा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ही आ जाता है। तो यहाँ पे इलीगल अभी सेटलमेंट आप न्यूज में देख ही रहे होगे, इविक्शन हो रखा है, इलीगल सेटलमेंट्स को हटाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि 1919 में बहुत सारे माइग्रेंट जो फ्लड के चलते 4 एरिया से यहाँ पे आके बस गए थे, 4 एरियाज बोरपेटा बंगाईगांव से यहाँ पे अपना फॉरेस्ट लैंड पे बस गए थे वो। तभी कुछ दिन पहले वेटलैंड एविक्शन भी हुआ था वहाँ पे नियर बाई हसीला बिल। हसीला बिल की खासियत क्या है? इट्स लार्जर देन दीपोर बिल, ये फैक्ट याद रखना, 495 एकर्स, ठीक है। तो असम गवर्नमेंट ने सिमिलर एविक्शन अभी यहाँ पे राक्षसिनी पहाड़ पे वो कर रहे हैं, ताकि फॉरेस्ट और इकोलॉजिकल बैलेंस को रेस्टोर कर सके। तो ये वन से प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि लैंड एम्बार्क्ड फॉर प्रोटेक्शन बट विथ फ्यूअर रेस्ट्रिक्शन देन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट कैन बी यूज्ड अंटिल फॉर्मल नोटिफिकेशन। मींस देखो, डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट में तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, लेकिन ये है प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट, यानी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कम है एंड यूज कर सकते हो आप जब तक फॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं आता। तो अभी नोटिफिकेशन आ गया तो इलीगल एविक्शन कर रहे हैं, ठीक। तो थोड़े ये फैक्ट याद रखना होता है। ये एक न्यूज़पेपर आज असम ट्रिब्यून में ही था। उत्कल साहित्य समाज फाउंडेड इन 1903 इज वन ऑफ द ओडिशाज ओल्डेस्ट लिटरेरी बॉडीज। तो ये अगर आ गया मैच द फॉलोइंग में, कौन सा स्टेट? ओडिशा, याद रखना, ठीक। देन ड्यूरिंग 47 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, अभी हमने थोड़ी देर पहले और एक देखा था ना महाराष्ट्र की, इन पेरिस, वहाँ पे क्या हुआ कि जो नॉर्थ कोरिया की माउंट कुमगैंग है, जिसे डायमंड माउंटेन फ्रॉम द सी भी कहा जाता है, वो भी इंस्क्राइब्ड हुआ इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये नॉर्थ कोरिया की थर्ड कल्चरल हेरिटेज साइट है, जिसमें नेचुरल ब्यूटी, रिच सीजनल लैंडस्केप्स एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इन कोरियन बुद्धिज्म एंड पिलग्रिम्स के चलते ये बहुत ही उनके लिए सिग्निफिकेंट है जगह। तो ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंस्क्राइब हो चुका है।
कौन सा? माउंट कुमगेंग आ गया, या फिर डायमंड माउंटेन फ्रॉम द सी कहाँ पे है? नॉर्थ कोरिया। यही सेम चीज याद रखना, ठीक है। सॉरी, तो आज का देख लेते हैं हम एडिटोरियल क्या है कि एक्टिस्ट पॉलिसी इन हेल्थ केयर इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, कैसे मीन्स पब्लिक हेल्थ केयर जो है ना, वो कैसे हमारी ऑब्जेक्टिव जो है इंडियाज एक्टिस्ट पॉलिसी इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, उसमें रोल कैसे प्ले कर सकता है। हम सबको पता है कि देखो कुछ भी चीज़ अगर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बोलते हैं, तो ज़्यादातर क्या है कि हाँ रास्ता बना लिया, कनेक्टिविटी अच्छा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप हेल्थ में भी फोकस कर सकते हो। एक्ट इस पॉलिसी इनिशिएट कब हुआ था? 2014 को, 2014 को, सक्सेसर टू द लुकेस्ट पॉलिसी। इसका इंटीग्रेट एम क्या है? टू इंटीग्रेट इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन विद द ब्रॉडर एशियन इकोनॉमिक एंड कल्चर स्पेस, ठीक है। तो ऐसे तो ये पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को एम्फेसिस करता है, लेकिन ना पब्लिक हेल्थ केयर भी ये एक इसेंशियल सस्टेनेबल रीजनल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में हेल्प कर सकता है। लेकिन फिर भी गैप्स तो है, चैलेंजेस है। चैलेंजेस क्या क्या है? तो ऑथर कहता है टॉप डाउन पॉलिसी डिजाइन मीन्स सेंट्रलाइज प्लानिंग के चलते ना रीजनल हेल्थ केयर प्रायोरिटीज को लोग भूल जाते हैं कि हाँ बड़े चीज के चक्कर में छोटी चीजों की डेवलपमेंट हम भूल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको अभी सिलेबस कंप्लीट करना है, वो बड़ी चीज है तो रिवीजन भूल जाते हो, छोटी चीज है आपके लिए वो, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रिक फोकस, कि लोग रोड्स, बॉर्डर ट्रेड, एयर लिंक्स, ये सब में ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ जैसे कि हो गया, इसमें थोड़ा कम लोग ध्यान देते हैं। हमारी पॉलिसीज भी फोकस वहाँ रहता है, तो वो देना चाहिए हमें। फिर वीक स्टेट कैपेसिटी, कि कोऑर्डिनेशन लोगों के बीच कम है, एडमिनिस्ट्रेटिव बोटलनेक्स है, लो हेल्थ इन्वेस्टमेंट, तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती है। देन पब्लिक ट्रस्ट डेफिशिएंट, करप्शन, लैक ऑफ लोकल पार्टिसिपेशन, तो ये सब कम्युनिटी तो बिल्डिंग बहुत ही डिलेज होती है हमारे यहाँ पे, तो ये सारे कुछ चैलेंजेस है। तो ऐसा है कि हेल्थ केयर क्यों जरूरी है इस एक्टिस्ट के सक्सेस के लिए। देखो, कोई भी इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं हो सकती जब तक उसका पॉपुलेशन हेल्दी एंड प्रोडक्टिव ना हो। आप अगर प्रोडक्टिव ही नहीं हो, आप पढ़ोगे कैसे? प्रोडक्टिव ही नहीं हो तो काम कैसे करोगे? तो ह्यूमन कैपिटल रेडीनेस एक हेल्थ, अच्छा हेल्थ ही दे सकता है, ठीक है। आप प्रोडक्टिव रहोगे, अच्छा रहोगे, तभी तो आप लोकल इंडस्ट्री, हेल्थ केयर बूस्ट क्या करता है? सपोर्ट्स प्रोडक्टिविटी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज, फार्मा एंड डायग्नोसिस, मतलब इकोनॉमी भी वो बढ़ा रहा है ना, कि हेल्दी रहने के लिए आपको फार्मेसी, डायग्नोसिस अच्छे से, आपको तो इलाज भी करना पड़ता है, मेडिसिन भी लेनी होती है, टाइमली चेकअप भी करवानी पड़ती है, तो इनडायरेक्टली ये सब की भी तो इंडस्ट्रीज लोकल खुलेगी ना, एंड जनरेट अगेन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। देन स्टेबिलिटी इन बॉर्डर एरिया, तो जब हेल्दी रहेंगे लोग, दे आर लेस वनरेबल टू इनफॉर्मल इकोनॉमीज एंड क्रॉस बॉर्डर थ्रेट, right? Then tourism and wellness, any northeast India's ecological richness support wellness tourism dependent on reliable health service। तो यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर जगह, आजकल तो मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ ट्रेंड पे है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इकोलॉजिकल रिचनेस के चलते वेलनेस टूरिज्म प्रोग्राम्स भी चला सकते हैं, तो हेल्थ इज अ वेरी गुड सेक्टर टू इन्वेस्ट, राइट। तो कुछ रिकमेंडेशन दिया है ऑथर ने कि क्रॉस सेक्टर प्लानिंग होनी चाहिए, कि हेल्थ एक्सपर्ट हमें इंक्लूड करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड पॉलिसी, जो फॉर्मुलेशन पॉलिसी मेकिंग होती है वहाँ पे। डिसेंट्रलाइज बजटिंग, कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो होती है स्टेट की, वो उनको कहना चाहिए कि आप रीजन स्पेसिफिक प्लान्स भी करो, ताकि रीजनल जो ग्रास रूट लेवल पे भी हम हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव कर पाए। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग करो, कि लोकल मेडिकल कॉलेज, डायग्नोसिस सेंटर, वो सब भी पैरामेडिकल ट्रेनिंग अच्छी हो, कि ऐसा नहीं कि शहर पे ही आ रहे हैं, वो अपने जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी बेसिक फैसिलिटीज अच्छे से हो। डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करो, कि पेशेंट की जो डाटा है वो रिमोट रीजन एंड बॉर्डर एरियाज तक वो पोर्टेबल हो, मीन्स पहुंचे, पेशेंट के पास आ नहीं पा रहा है तो उसके पास वहीं पे जहाँ पे है वो अवेलेबल हो। और बाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि असम कैंसर केयर अभी कितना, यही चीज हमने यहाँ पे देखेंगे, कितना प्राइवेट एफिशिएंसी के चलते, पब्लिक फंडिंग के चलते बहुत सारा ग्रो किया ना। अब कैंसर इंस्टीट्यूट जाकर देखना कितना डेवलप हुआ है, मुंबई के डॉक्टर्स भी यहाँ पे है असम में, है ना। तो ये देखा गया है कि असम कैंसर केयर फाउंडेशन बिटवीन टाटा ट्रस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ असम, इट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन हेल्थ केयर, जो हमारी एक्टिस्ट पॉलिसी को इम्प्रूव कर सकता है। तो हमारे लिए ये एक सेल्फ सस्टेनिंग कैंसर नेटवर्क, डिसेंट्रलाइज एडवांस ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बढ़ाकर रख चुका है अब तक।
ठीक है ना। तो यही दिखाता है कि हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट लीड्स टू बोथ पब्लिक वेलफेयर एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट। क्योंकि एक चीज अगर अच्छी होगी हॉस्पिटल, एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेशन होगी, लोग आएंगे भी ना यहाँ ट्रीटमेंट कराने। मान लो मुंबई नहीं जा पा रहे किसी रीजन से, गुवाहाटी आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे डॉक्टर्स भी वैसे भी अवेलेबल है, कितनी सारी डेवलप हो गई है। बी बड़ुआ कैंसर इंस्टीट्यूट जाकर देखना कभी, ठीक है। और इस पे मैं थोड़ी और एक चीज आपको बोलूंगी, ठीक है। तो यही कहता है कि एक्टिस्ट पॉलिसी टू मूव फ्रॉम एस्पिरेशनल डिप्लोमेसी टू ग्राउंडेड डेवलपमेंट। पब्लिक हेल्थ केयर हमें कोड में रखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ सोशल सर्विस नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक ड्राइवर है, क्योंकि लोग बीमार पड़ते हैं, ये जरूरी है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को प्रॉस्पेरस गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया हम बना सकते हैं, अगर हेल्थ केयर में भी हम फोकस करें तो मैं बी बड़ुआ की जो बोल रही थी, बी बड़ुआ कैंसर इंस्टीट्यूट कभी जाकर देखना। ये तो डेवलपमेंट आपको दिखेगी, टाटा ट्रस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ असम की ये जो सक्सेसफुल पीपीपी मॉडल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे मुंबई के डॉक्टर्स वगैरह सब है। और अगर बीइंग एन एस्पिरेंट, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, इसलिए मैं एंड में बोल रही हूँ, बीइंग एन एस्पिरेंट कई बार हमें क्या होता है कि हाँ पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगता है यार दुनिया खत्म, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरी लाइफ कितनी गंदी है, लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठे पढ़ रहा हूँ। तो कभी ना हॉस्पिटल जाके आना, ठीक है। वहां जाके देखना लोग कितने मतलब जिंदा रहने के लिए दुख है, दुखी है, कोई बीमार है, स्वस्थ होने के लिए वो मतलब प्रे कर रहे दिन रात। वहां पे आपको क्या प्रॉब्लम है, आप तो स्वस्थ होके बस पढ़ाई कर रहे हो, बस वो कंसिस्टेंसी नहीं है, इसलिए आप अपने आप को कोस रहे हो। तो यार खुद कितनी लक्की हो, आप कितने लक्की हो, तो वो आपको रिमाइंडर मिलती है कहाँ से, हॉस्पिटल से। तो इसलिए कभी कभी हॉस्पिटल जाया करो, देखा करो लोगों को। उन लोगों को देखोगे तो आपको लगेगा आप कितने लकी हो एंड कितने पोटेंशियल है आप में, एंड फिर आप हार्ड वर्क करने से अपने आप पे तरस नहीं खाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉय दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर किया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अब तक आपकी कमेंट तो आती नहीं है, एक दो के सिवाय, तो कमेंट करना आंसर एमसीक्यू का। अगर आपकी कुछ क्वेरी हो, कुछ आपको इनिशिएटिव चाहिए, तो ज़रूर हमें बताना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे एंड थैंक यू।